नमस्कार साथियों, मुख्य शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए थर्ड ईयर रेगुलर एंड प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2020 की जो आंसर शीट है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी आज हम आंसर शीट जानेंगे। आपको डायरेक्ट लिखना है, आपकी कॉपी रख लेना है आपके सामने, जिसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस खंड आ तथा बा के उत्तर। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था खंड आ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की विदेश नीति के निर्धारण तत्वों की विवेचना कीजिए। पहला ये प्रश्न पूछा गया था जिसमें आपको इसका आंसर लिखना है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण तत्वों की विवेचना कीजिए। आंसर आपको लिखना है डायरेक्ट कॉपी में। आज का युग अंतर्राष्ट्रीय युग है। आज का युग अंतर्राष्ट्रीय का युग है। प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय समाज का एक सदस्य है। जो प्रत्येक देश है वो अंतर्राष्ट्रीय समाज का एक सदस्य है तथा इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और आंतरिक शांति काफ़ी हद तक उसकी विदेश नीति पर निर्भर करती है। जिसके बाद लिखना है आपको कॉपी में, इसलिए प्रत्येक देश की अपनी एक विदेश नीति होती है। जिसके बाद भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व हेडिंग डालना है। जिसके बाद पॉइंट नंबर फर्स्ट डालकर आपको लिखना है आपकी कॉपी में, आंसर बुक में, भारत की भौगोलिक स्थिति। जिसमें आपको लिखना है किसी भी देश की विदेश नीति मुख्य रूप से उसकी भौगोलिक स्थिति द्वारा निर्धारित होती है। किसी देश का आकार, उसकी सीमाएं, उसकी जलवायु, अन्य राज्यों के बीच उसकी स्थिति आदि बातें इस बात का काफ़ी हद तक फैसला कर देती है कि उसकी विदेश नीति क्या होगी। जिसके बाद लिखना है भारत के संदर्भ में भी यह बात सही प्रतीत होती है। भारत के संदर्भ में भी यह बात सही प्रतीत होती है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में भारत की विशेष भौगोलिक स्थिति दूर दूर तक फैली हुई, भारत की सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष ध्यान या विशेष स्थान रहा है। जिसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड, जिसमें हेडिंग डालना है कॉपी में आर्थिक तत्व। जिसके बाद लिखना है आज के युग में विदेश नीति का आधार होता है। लिखना है आज के युग में विदेश नीति का आधार होता है राष्ट्रीय शक्ति, और राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख तत्व है। राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख तत्व है आर्थिक समृद्धि। जिसके बाद लिखना है किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में उसकी आर्थिक स्थिति का भी विशेष योगदान रहता है। जिसके बाद लिखना है भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। जिसके बाद लिखना है आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर रहे थे। साथियों, हमें ये लिखना है 250 वर्ड में, 250 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। जिसके बाद लिखना है आपको भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री का व्यवहार रखना आवश्यक था और वह किसी भी एक गुट से बंध नहीं सकता था। जिसके बाद पॉइंट नंबर तीसरा है, हेडिंग डालना है। जिसके बाद कॉपी में आपको ऐतिहासिक परंपरा, ऐतिहासिक परंपरा में लिखना है आपको ऐतिहासिक परंपरा का भी भारत की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक परंपरा विश्व शांति और दूसरे देशों पर
आक्रमण करने की रही है। पंडित नेहरू ने अनेक अवसरों पर महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक के धर्म उपदेशों का भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव स्वीकार किया है। जिसके बाद लिखना है, आज भारत में बर्मा, ये वर्मा नहीं है साथियों, बर्मा है, बर्मा, कंबोडिया, मलाया, लंका आदि देशों से मित्रतापूर्ण संबंध ऐतिहासिक परंपरा के कारण ही है। जिसके बाद पॉइंट नंबर 4, जिसमें हेडिंग डालकर लिखना है आंतरिक शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ के महत्वपूर्ण लिखना है आपको। किसी भी देश की विदेश नीति पर उसके देश की आंतरिक शक्तियों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। लिखना है, किसी भी देश की विदेश नीति पर उसके देश की आंतरिक शक्तियों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में मुस्लिम संप्रदाय की संख्या अधिक है। भारत में मुस्लिम संप्रदाय की संख्या अधिक है। धार्मिक कारणों से इनकी सहानुभूति अरब देशों से है। धार्मिक कारणों से इनकी सहानुभूति अरब देशों से है। इसलिए भारत की विदेश नीति के संचालन में अरब देशों के प्रति उदार रवैया अपनाया गया है। जिसके बाद लिखना है, भारत में एक और सशक्त साम्यवादी दल है, वहीं दूसरी ओर पूंजीवादी व्यवस्था भी है। इसलिए भारत एक साथ सोवियत संघ तथा अमेरिका से सामान्य संबंध बनाए रखता है। जिसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, वैयक्तिकता का प्रभाव। वैयक्तिकता का प्रभाव, जिसमें आपको लिखना है पॉइंट नंबर 5 है ये। इसमें लिखना है, किसी भी देश की विदेश नीति पर उसके निर्माताओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता रहा है। फिर लिखना है, भारत की विदेश नीति पर पंडित नेहरू के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप पड़ी है। जिसके बाद पंडित नेहरू मानवतावादी थे, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी थे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से उनका निकट का संबंध रहा है। इसलिए उनके मन में अन्य देशों की स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन गहरी सहानुभूति थी। जिसके बाद लिखना है, उन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण उन्होंने गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का भारत की विदेश नीति में समावेश किया। पॉइंट नंबर 6 है, ध्यान रहे क्वेश्चन अपना फर्स्ट ही चल रहा है ये, जिसमें हमको 250 वर्ड में आंसर बताना है। जिसके बाद 6 पॉइंट है, विचारधाराओं का प्रभाव। आपको लिखना है विचारधाराओं का प्रभाव हेडिंग डालकर, और उसमें लिखना है, भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव रहा है। इस विचारधारा से प्रभावित होकर ही संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई है। जिसके बाद आपको लिखना है 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट में लिखना है, शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की समाप्ति हेडिंग डालना है। फिर लिखना है, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक अध्याय लंबे समय तक चला। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक अध्याय लंबे समय तक चला, विशेषकर मैत्री व संधिवाद का वह समाप्त हो गया। जिसके बाद लिखना है, विश्व विचारधाराओं के खेतों से अलग होकर यथार्थवाद के धरातल पर आ गया। इसके परिणाम स्वरूप दूसरी महाशक्ति अमेरिका के साथ भारत के संबंध मधुर होने की संभावनाएं हैं। जिसके बाद लिखना है, इसका उदाहरण इन दोनों के बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र के संबंध के कलेक्टर प्रस्ताव के अंतर्गत सैन्य सहयोग विकसित होना है। जिसके बाद लिखना है,
व्यापारी क्षेत्र विशेषकर पूंजी निवेश एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में प्रवेश में भी दोनों के संबंध मधुर रहे हैं। साथियों, जिसके बाद 8वां पॉइंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 8वां पॉइंट राष्ट्रीय हित, हेडिंग डालना है, लिखना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यह बात सर्वविदित है कि ना तो कोई किसी का स्थायी शत्रु होता है और ना कोई स्थायी मित्र। राष्ट्रीय हित में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में ये बात सर्वविदित है कि ना तो कोई किसी का स्थायी शत्रु है और ना कोई स्थायी मित्र, उसके केवल स्थायी हित होते हैं और स्थायी हितों के अनुरूप ही विदेश नीति का निर्धारण होता है। इस प्रकार विदेश नीति के निर्माण में अनेक तत्व भाग लेते हैं। जिसके बाद परिस्थितियां या विदेश नीति को आकार देती है। भारत की विदेश नीति विभिन्न तत्वों के प्रभाव से निर्मित हुई है। साथियों, जिसके बाद सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो क्या पूछा गया है प्रश्न? भारत बांग्लादेश संबंधों के ऊपर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा गया है सेक्शन ए में? भारत बांग्लादेश संबंधों के ऊपर टिप्पणी कीजिए, जिसमें इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। आंसर आपको लिखना है भारत बांग्लादेश के संबंध में टिप्पणी, हेडिंग डाल लेना। जिसके बाद आंसर फिर लिखना, अप्रैल 1982 में जनरल इरशाद के सत्तारूढ़ होने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में कुछ सुधार हुआ है। संबंधों की दृष्टि से निम्न बिंदु उल्लेखनीय हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद ने अक्टूबर 1982 में भारत की यात्रा की और एक संस्मरण पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार 1977 के फरक्का समझौते को रद्द कर दिया और संयुक्त नदी आयोग को अगले 18 महीने में गंगा जल के बहाव पर अध्ययन करने को कहा गया। ये लिखना है। जिसके बाद लिखना है आपको 30 जुलाई 1983 को दोनों देशों में तीस्ता जल समझौता हुआ। 30 जुलाई 1983 को दोनों देशों में तीस्ता जल समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार भारत और बांग्लादेश सूखे मौसम के दौरान तीस्ता नदी के पानी के आधार पर बंटवारे पर सहमत हो गए। जिसके बाद लिखना है भारत बांग्लादेश संबंधों में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। 7 वर्ष बाद मई 1991 में नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक हुई। 7 वर्ष बाद मई 1991 में नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक हुई। जिसके बाद लिखना है बांग्लादेश में संसदीय प्रणाली की पुनर्स्थापना तथा बेगम खालिदा जिया के प्रधानमंत्री बनने से भारत बांग्लादेश संबंधों में मधुरता आने के अवसर बढ़ गए। जिसके बाद लिखना है मई 1992 में प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने भारत की यात्रा की और त्रिपुरा से 50,000 चकमा शरणार्थियों की वापसी तथा दोनों देशों के बीच आवागमन बीच आवागमन की समस्या से निपटने के लिए भारत और बांग्लादेश एक विदेश सचिव स्तरीय संयुक्त कार्य दल बनाने पर सहमत हो गए। जिसके बाद पॉइंट डालकर आपको लिखना है पॉइंट नंबर फर्स्ट, गंगा जल बंटवारा ऐतिहासिक संधि संबल 1996। जिसमें आपको लिखना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना 10 से 12 दिसंबर 1996 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आई। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने फरक्का में गंगा जल बंटवारे से संबंध ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। त्रिपुरा में लगभग 11 वर्षों से रह रहे 50,000 से अधिक चकमा शरणार्थियों की बांग्लादेश वापसी के लिए वह बांग्लादेश के मध्य 9 मार्च 1997 को अगरतला में एक समझौता संपन्न हुआ। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था, जिसमें
जिसके बाद लिखना है पॉइंट नंबर सेकंड में आपको लिखना है शेख हसीना की भारत यात्रा, जिसमें लिखना है 10 से 13 जनवरी 2010 तक को शेख हसीना की भारत यात्रा भारत बांग्ला संबंधों में नया ऐतिहासिक मोड़ लाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हुई। इसमें जरा सा भी शक नहीं है। जनवरी 2010 को नई दिल्ली में शेख हसीना को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2009 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिसके बाद लिखना है भारत ने बांग्लादेश को $1 बिलियन यानी लगभग 4050 करोड़ रुपए का अनुदान भी इस यात्रा के दौरान दिया। जिसके बाद लिखना है जनवरी 2010 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की भारत की महत्वपूर्ण राज्य की यात्रा से हमारे संबंधों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला, जिसने हमारे कार्यकलापों के रोड मैप की आधारशिला रखी। 2011 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई तथा दोनों देशों के बीच सक्रिय सहयोग और बेहतर कार्यकलापों का मार्ग प्रशस्त हुआ। पॉइंट नंबर 3 जिसमें ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा। पॉइंट नंबर 3 डालकर हेडिंग डालना है आपको, ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा, जिसमें लिखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा 6 से 7 जून 2015 तक रही थी, पर दोनों देशों के बीच भूमि सीमा समझौते पर ऐतिहासिक करार हुआ। इस समझौते के साथ ही दोनों देशों के बीच पिछले 41 वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद का समाधान हो गया। जिसके बाद पॉइंट नंबर 4 समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के बीच 162 बस्तियों का आदान प्रदान किया जाना तय हुआ। इस अवसर पर शेख हसीना, नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी ने हरी झंडी दिखाकर 2 बस सेवाओं की शुरुआत की। साथियों पॉइंट नंबर 3 ये उसमें आपको यह लिखना है। जिसके बाद यह बस सेवाएं कोलकाता, ढाका, अगरतला और ढाका, शिलांग, गुवाहाटी के बीच चलने लगी। संबंधों को सद्भावपूर्ण बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को $2 अरब का ऋण देने की घोषणा की। जिसके बाद लिखना है मोदी ने तीस्ता और फेनी नदी जल बंटवारे पर भी जल्द ही राज्यों से सहमति मिलने की आशा जताई। जिसके बाद लिखना है ममता के विरोध के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता अटक गया। ममता बनर्जी के विरोध के कारण दोनों देशों के बीच समझौता अटक गया। जिसके बाद 5वां पॉइंट है शेख हसीना की भारत यात्रा। सॉरी साथियों, यहाँ पर पॉइंट 4 ही है, शेख हसीना की भारत यात्रा, जिसमें लिखना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 7 वर्ष के अंतराल पश्चात 7 से 10 अप्रैल 2017 को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आई और 8 अप्रैल को भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते हुए। जिसके बाद लिखना है इसके अंतर्गत भारत बांग्लादेश को कुल 32,140 करोड़ रुपए तक का ऋण देगा। जिसके बाद लिखना है आपको भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त बयान में आतंकवाद और मजहबी कट्टरवाद के विरुद्ध मिलकर काम करने और सीमा को अपराध मुक्त एवं शांतिपूर्ण रखने का संकल्प व्यक्त किया। मई 2018 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिन की अनौपचारिक भारत यात्रा पर आई। विश्व भारती विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में भागीदारी के अतिरिक्त दीपक की अनौपचारिक वार्ता भी श्री मोदी ने संपन्न की। जिसके बाद लिखना है सुरक्षा एवं राजनीति से जुड़े मुद्दे भी वार्ता के बिंदु में सम्मिलित थे। 26 मई को वर्धमान जिले में काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री हसीना को डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।
फिर लिखना है वैश्विक परिदृश्य में दो देशों के संबंधों की अहमियत बारंबार प्रमाणित हुई। वही बात जब बांग्लादेश जैसे महत्वपूर्ण पड़ोसी की हो तो फिर यह अहमियत और भी बढ़ जाती है। साथियों, यह था प्रश्न फर्स्ट सेक्शन ए का। अब हम जानेंगे सेक्शन बी के। सेक्शन बी के जानेंगे, जिसमें तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर समझाइए। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर समझाइए, जिसमें आपको लिखना है, हेडिंग डालना है सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर अंतर, जिसमें लिखना है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में उद्देश्य के आधार पर अंतर किया जा सकता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में उद्देश्य के आधार पर अंतर किया जा सकता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जनता का हित है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जनता का हित है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। डॉक्टर MP शर्मा के शब्दों में लोक प्रशासन का उद्देश्य लाभ का नहीं होता, वह उन सेवाओं को उपलब्ध कराता है जो समाज के लिए आवश्यक है, किंतु एक व्यवसाय का उद्देश्य अपने लिए लाभ कमाना होता है। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें आपको ये लिखना है। जिसके बाद आपको पॉइंट नंबर सेकंड डालकर लिखना है उत्तरदायित्व के आधार पर अंतर। उत्तरदायित्व के आधार पर अंतर, जिसमें लिखना है लोक प्रशासन जनता के प्रति पूर्ण रूप उत्तरदायी है। जनता के प्रतिनिधि प्रशासन में त्रुटि होने पर उसकी कड़ी आलोचना भी करते हैं। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसके बाद हमको लिखना है यहाँ तक कि मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए भी बाध्य किया जाता है, किंतु निजी प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक कार्य की न्यायोचित का सिद्ध करें। जिसके बाद लिखना है निजी प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना लोक प्रशासन के समान नहीं होती। MP एपलवी के शब्दों में लोक प्रशासन अन्य शब्दों सभी प्रशासन के कार्यों से भिन्न होती है। सार्वजनिक लोक प्रशासन का लक्षण है और जनता निरीक्षण या समीक्षा कर सकती है तथा उसकी मांग कर सकती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया था। तीसरा पॉइंट है कार्य क्षेत्र के आधार पर अंतर। हेडिंग डालना है कार्य क्षेत्र के आधार पर अंतर, जिसमें लिखना है लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। डाक, तार, पुलिस, रेल व्यवस्था इसके प्रभाव हैं। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन में अनेक जनहित संबंधित कार्य जैसे निःशुल्क चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाएं आदि खोले जाते हैं, किंतु निजी प्रशासन का कार्य क्षेत्र इनकी तुलना में काफ़ी सीमित होता है। पॉइंट नंबर तीसरा हो गया। पॉइंट नंबर चौथा है वित्तीय व्यवस्था के आधार पर अंतर। वित्तीय व्यवस्था के आधार पर अंतर, जिसमें लिखना है निजी प्रशासन लोक प्रशासन में विधि व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। लोक प्रशासन में वित्तीय प्रशासन का संचालन निश्चित नियमों द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापकों द्वारा बजट पारित किया जाता है और उसके अनुसार कार्यपालिका धन को उसके अनुसार व्यय करती है। लोक प्रशासन में वित्त प्रशासन अलग अलग होते हैं। जिसके बाद लिखना है व्यवस्थापिका खर्च करने की अनुमति प्रदान करती है और कार्यपालिका उसे व्यय करती है, जबकि निजी प्रशासन में प्रशासन धन स्वयं अपने पास रखता है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करता है। ये पॉइंट चौथा हो गया था। अब जानेंगे पांचवा पॉइंट। हेडिंग डालना है सेवा की सुरक्षा के आधार पर अंतर, जिसमें लिखना है लोक प्रशासन के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों की सेवा निजी प्रशासन के कर्मचारियों की तुलना में अधिक सुरक्षित होती हैं। निजी प्रशासन के कर्मचारियों को कुशलता और अध्यक्षता के आधार पर सेवा मुक्त आसानी से कर दिया जाता है,
लेकिन लोक प्रशासन में कर्मचारियों को कार्य मुक्त इतना आसान नहीं है। जिसके बाद छठा पॉइंट है नियम पालन के आधार पर अंतर, जिसमें लिखना है लोक प्रशासन के विभिन्न विभागों के नियमों का निर्माण विस्तार से होता है और पालन कठोरता से किया जाता है। लोक प्रशासन में नियमों और कानूनों की उपेक्षा करना सरल नहीं, किंतु निजी प्रशासन में नियमों का निर्माण लाभ की दृष्टि से होता है और लाभ के आधार पर उन्हें तोड़ा जा सकता है। निजी प्रशासन में नियम गुण होते हैं और लाभ प्रमुख होते हैं। इसके बाद सातवां पॉइंट है व्यवहार के आधार पर अंतर। लिखना है आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में व्यवहार संबंधी अंतर देखने को मिलता है। निजी प्रशासन में स्वामी अपने रिश्तेदारों और संबंधियों का विशेष ध्यान रखते हैं, किंतु लोक प्रशासन में ऐसा संभव नहीं है। साथियों, यह हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। जिसके बाद पॉलिटिकल साइंस का लास्ट क्वेश्चन बचा है, चौथा सेक्शन बी का। प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर चौथा कि मुख्य कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन कीजिए। मुख्य कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन कीजिए, जिसमें लिखना है आपको मुख्य कार्यपालिका प्रशासन का प्रधान होता है, इसलिए संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। उसे निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। जिसके बाद आप हमको पॉइंट डालकर लिखना है। पॉइंट फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें लिखना है प्रशासकीय की नीति को निर्धारित करना। हेडिंग डालना है ये। जिसके बाद लिखना है मुख्य कार्यपालक का प्रथम कर्तव्य है कि वह प्रशासकीय नीति को निर्धारित करे। प्रशासकीय की नीतियों का निर्धारण कई स्तरों पर होता है। नीति निर्धारण एवं क्रमिक प्रक्रिया है। व्यवस्थापिका नीतियों के संबंध में केवल सामान्य सिद्धांत ही तय करती है। मुख्य कार्यपालिका द्वारा उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है। फिर लिखना है मुख्य कार्यपालक विभागीय अध्यक्षों को निर्देश एवं आज्ञा देता है। विभाग अध्यक्ष अपने अधीनस्थ प्रशासनिक कर्मचारियों को आदेश देते हैं। पॉइंट फर्स्ट हो गया। जिसके बाद पॉइंट सेकंड है संगठन की विस्तृत रूपरेखा निर्धारित करना, जिसमें लिखना है मुख्य कार्यपालक का दूसरा कर्तव्य है कि वह संगठन की विस्तृत रूपरेखा तय करें। प्रशासन की सफलता के लिए सुव्यवस्थित संगठन का होना अत्यंत आवश्यक है। इसकी रूपरेखा व्यवस्थापिका बनाती है और विस्तृत स्वरूप कार्यपालिका तय करें। इसके बाद लिखना है प्रशासन की सफलता के लिए सुव्यवस्थित संगठन का होना अत्यंत आवश्यक है। जिसके बाद लिखना है आपको तीसरा पॉइंट डालना है, जिसमें हेडिंग डालना है प्रशासन के कार्यों का निरीक्षण तथा उन पर नियंत्रण रखना। इसमें लिखना है मुख्य कार्यपालक का सबसे मुख्य कर्तव्य यही है कि वह समय समय पर प्रशासन के कार्यों का समुचित रूप से निरीक्षण करे, वह उस पर पूरा नियंत्रण रखे। यह इसलिए भी अति आवश्यक है कि मुख्य कार्यपालक शासन के विभिन्न कार्य स्वयं नहीं करता, वह उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करवाता है। इसके बाद लिखना है वह किसी भी काम की जांच के लिए आयोग की स्थापना कर सकता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया था। चौथा पॉइंट में लिखना है आपको निर्देश एवं आदेश देना। मुख्य कार्यपालक का यह कर्तव्य है कि सुशासन के लिए वह समय समय पर आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं विभाग अध्यक्षों को निर्देश एवं आदेश देता रहे। ऐसा करने से उनको मार्गदर्शन हो जाता है, उनका कार्य सफलता के साथ पूरा हो जाता है। चौथा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। जिसके बाद पांचवा पॉइंट लिखना है बजट बनाना और वित्तीय प्रबंधन पर नियंत्रण रखना, जिसमें लिखना है धन प्रशासन का ईंधन है। धन प्रशासन का ईंधन है। कुशल प्रशासन के लिए धन बहुत आवश्यक है। इसकी व्यवस्था करना मुख्य कार्यपालिका का आवश्यक कर्तव्य है। इसके बाद लिखना है कार्यपालिका का मुख्य काम बजट तैयार करना है।
कार्यपालिका बजट बनाकर व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करती है। व्यवस्थापिका बजट पर अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। जिसके बाद लिखना है व्यवस्थापिका द्वारा बजट स्वीकृत हो जाने पर कार्यपालिका उसे क्रियान्वित करती है। इसके बाद छठा पॉइंट है जिसमें लिखना है राजनीतिक कार्य हेडिंग डालकर आज जनतंत्र का युग है। ऐसे युग में मुख्य कार्यपालिका का कार्य महत्वपूर्ण होता जाता है। व्यवस्थापिका और अपने राजनीतिक दल का सहयोग तथा समर्थन प्राप्त करना होता है। उसे व्यवस्थापिका और जनमत का मार्गदर्शन एवं नेतृत्व भी करना होगा, क्योंकि मुख्य कार्यकारी जनता एवं व्यवस्थापिका की इच्छाओं की पूर्ति का यंत्र मात्र नहीं है। मुख्य कार्यपालक प्रशासन का प्रमुख अंग होता है। इसके बाद एक प्रकार की उसकी हैसियत जनरल मैनेजर के सदस्य होती है। मुख्य कार्यपालक प्रशासन के स्थान ही साथ राजनीतिक नेता भी होता है। फिर लिखना है उसे अपने अस्तित्व के लिए अपने दल की लोकप्रियता का भी ध्यान रखना होता है। मुख्य कार्यपालक राजनीतिक कर्तव्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। साथियों, यह था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आज हमने पॉलिटिकल साइंस की आंसर शीट जानी, बीए थर्ड ईयर रेगुलर एंड प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2020। साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट आंसर शीट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।